Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ से। तो देखिए CDP की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है वो आप लोगों की चल रही हैं पेपर 2 के लिए। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो उन क्लासेस को भी ज़रूर देख लीजिए। काफ़ी सारी सीरीज़ है जो अभी तक मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कथन ए दिया गया है, शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए व उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए, चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना। तो देखिए यहाँ पर कथन ए जो है बिल्कुल सही है कि आप बच्चे की आवाज़ खोजने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर तर्क दिया गया है, सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है न कि पुस्तकीय ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनरुत्पित करने का कौशल। तो देखिए सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर है वो भी बिल्कुल सही है कि जो सीखना होता है, समझ जो होती है, उसकी प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है कि जो पुस्तकीय ज्ञान हो उसको सेम टू सेम आप लोगों को क्या करना है, ड्रिल नहीं करना है। ठीक है, उसका पुनरुत्थान नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए तर्क भी बिल्कुल सही है, दोनों ही पॉइंट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को सबके लिए एक जैसा शैक्षिक शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए, सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण करना चाहिए या फिर परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षण करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल सही है। तो देखिए सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए समावेशी शिक्षा का दर्शन, फर्स्ट पॉइंट है बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा। देखिए प्रोत्साहित नहीं करता है, एक्सक्लूजन को का आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूलों में शिक्षित करना है। देखिए सैग्रीगेट नहीं करना होता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित है। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल इन्हीं बच्चों के लिए नहीं होता बल्कि अपवर्जन की सभी नीतियों एवं आचरण को चुनौती देता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। शर्मिंदगी और निराशा, देखिए शेम और होपलेसनेस तो नहीं करते हैं, ना ही एंजाइटी और फियर करता है। यह मान्यता की क्षमता अटल और अनियंत्रणीय है या फिर यह मान्यता की क्षमता वार्तिक और नियंत्रण बल है। तो देखिए यहाँ पर 4th पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यू ऑफ एन एबिलिटी एज इंक्रीमेंटल। ठीक है, क्या होती है कि जो क्षमता है वो क्या होती है, वार्षिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है, उन्हें कड़ी सजा देकर, पुरस्कार देकर, प्रत्यस्मरण एवं बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर। तो देखिए तीनों पॉइंट तो यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव हैं। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उससे जूझने में मदद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है। अब सारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर, विद्यार्थियों के असामान्य उत्तरों के प्रति संवेदनशील और लचीले होकर, एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित करके। देखिए केवल एकमात्र उत्तर को प्रोत्साहित करके तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अनम्य निर्देश का पालन करने के लिए कहकर, देखिए जो यूजफुल नहीं है उनका पालन करने के लिए कहना। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट गलत होंगे। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर क्या है, क्रिएटिविटी के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा युग्म विद्यार्थी एवं उनकी पहचान के बारे में गुणधर्म का सही मिलान करता है। तो देखिए सृजनात्मक विद्यार्थी समस्या समाधान में अनम्यता, देखिए अनम्यता नहीं होती है, इनको रिजिडिटी नहीं होती है। स्वलीन विद्यार्थी गतिक क्रियाओं का दोहराव, अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थी बेहद कमजोर स्मृति, दृष्टिबाधित विद्यार्थी सुनने में कठिनाई। देखिए दृष्टिबाधित जो होंगे उनके अंदर देखने में कठिनाई होगी ना कि सुनने में। अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थी बेहद कमजोर स्मृति होती है, ये यहाँ पर नहीं होता है। जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर अलग अलग विकार पाए जाते हैं, ना कि पुअर मेमोरी उनकी होती है। स्वलीन विद्यार्थी जो होते हैं गतिक क्रियाओं का दोहराव, देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑटिज्म से जूझ रहे विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर किसी भी मूवमेंट को करने का बार बार उस मूवमेंट को क्या करते हैं, करते रहते हैं, दोहराव करते रहते हैं चीज़ों का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है कि अनुकूल पद्धति कौन सी है। विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना, कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समयावधि तय करना या फिर एक समय पर एक कार्य
देना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट भी बिल्कुल सही है, कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए एक समय पर एक ही कार्य देना ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन सख्त समयावधि इनके लिए नहीं तय करते क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए कौन सा है जो यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है, तो वो देखिए यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सहयोगी परियोजनाएं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। सहकर्मी मूल्यांकन, ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस, ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक का उद्देश्य किस चीज़ को बढ़ावा देना है। कार्यविधि चिंतन को, आलोचनात्मक चिंतन को, अभिसारी चिंतन को, या फिर रटकर स्मरण। तो देखिए यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना चाहती है, तो यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। तो देखिए शैशवावस्था होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, या फिर माध्यमिक बाल्यावस्था होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए इन्फेंसी पीरियड ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर बच्चे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ग्रॉस मूवमेंट्स बच्चे पहले करते हैं रेदर देन फाइन मोटर्स। ठीक है, फिंगर्स का इस्तेमाल बच्चा बाद में करना स्टार्ट करता है, जबकि अपने पैरों का, हाथ का इस्तेमाल करना पहले स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास की गति एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यह अव्यवस्थित होती है। एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतः क्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखते हैं क्या कहलाती है। तो देखिए सृजनता कहलाती है, संवर्धन होता है, सामाजिकरण होता है, या फिर स्थगित अनुकरण होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, सामाजिकरण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कोल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती हैं। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, यह महसूस करना कि अपने लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, या फिर यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए जो अंतिम चरण होता है उसमें बच्चा क्या करता है कि जो लॉज होते हैं उनको पालन करने के बजाय आंख बंद करके उनका परीक्षण करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जीन प्याजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो वो होता है सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। स्कूली परिवेश को सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल बनाना, भय मुक्त वातावरण बनाना, देखिए जिससे हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहण करता। देखिए निष्क्रिय बोला गया, यहाँ पर एक्टिव होता, सक्रिय के रूप में करना होता है, ना कि निष्क्रिय के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जीन प्याजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है। तो देखिए यहाँ पर जीववादी सोच है, केंद्रीयता है, अप्रतिवर्ती सोच है, या फिर क्रमबद्धता है। तो देखिए जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता तो वो कौन सी स्टेज में होता है, बच्चा जीववादी सोच के साथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। लेबाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास सीखने का पर्याय है, सीखने से स्वतंत्र रूप से होता है,
सांस्कृतिक कार्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या फिर सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट है। तो देखिए लेबाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चे का विकास है उसको सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लेबाइगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है तब वह किस संरचना का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर देखिए पाण है, अनुबंधन है, अनुकरण है या फिर अनुकूलन है। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, पाण उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो देखिए किसने कहा था, लेबाइगोस्की, B.F. स्किनर, हॉवर्ड गार्डनर या फिर जीन पियाजे। तो देखिए भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, ये बात किसने कही थी, लेबाइगोस्की द्वारा कही गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है। शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना और नज़रअंदाज करना, शिक्षकों को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए, शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगना लड़कों को और हल्के कार्य जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देना चाहिए, शिक्षिका को लड़कियों से गणित एवं विज्ञान में ज़्यादा अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। रूढ़िवादिता को चुनौती देनी है तो देखिए शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें, रूढ़ियों और पूर्वाग्रह को बढ़ावा दें, बच्चों के मानक आधारित परीक्षण के लिए कठोर संरचनाएं बनाएं। देखिए कठोर संरचनाएं नहीं बनानी है, योग्यता के आधार पर अलग शंकाएं बनाएं। देखिए सेपरेट बच्चों को नहीं करना होता है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने, लिखने और कहानियाँ सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तो देखिए पढ़ने, लिखने और कहानियाँ सुनने के अच्छे कौशल किस व्यक्ति में पाए जाते हैं, तर्क गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर संगीत में बुद्धि। तो देखिए जिन बच्चे के अंदर पढ़ने, लिखने, कहानी सुनने के क्या होते हैं, कौशल होते हैं, तो उनके अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिए व्याख्यान विधि से तो प्रस्तुत नहीं करना है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ना जाना चाहिए, विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए या फिर बेहद चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों की सीखने के स्तर से बहुत ज़्यादा हो। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही पॉइंट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बच्चे के कनेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों की प्रशंसा करके, कम उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों को दंड देकर, उन्हें शिक्षक की नकल करने के लिए बढ़ावा देकर या फिर सीखने में आनंद की भावना पैदा करके। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि सीखने में आनंद की भावना पैदा करके। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कथन ए यहाँ पर दिया गया है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावशाली शिक्षण कार्यनीति है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कथन ए दिया गया है, एक बच्चे की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित होते हैं। तो देखिए ये तर्क भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा और आर जो है देखिए यहाँ पर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक संरचनावादी शिक्षिका को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए।
केवल उदाहरण देने चाहिए। देखिए केवल जहाँ पर आए वो गलत हो जाता है। संपत्तियों के पुष्टिकरण के लिए केवल गैर उदाहरण दें, तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत है। को कक्षा में उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनके पूर्व ज्ञान का आह्वान करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो देखिए यह छात्रों में जानकारी का जुड़ाव एवं संबंध बनाने में सहायक है। यह समय और संसाधन की बर्बादी है। देखिए समय और संसाधन की बर्बादी तो नहीं है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है। देखिए प्रभावी बनाने में सहायक होता है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। इसके अलावा देखिए फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेगेटिव पूछा था और नेगेटिव कौन से पॉइंट हो जाएंगे, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं और देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। जब जफ़र अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है, आज आप कैसे सीखते हैं, आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है, अनुबंधन, अनुकरण, स्मरण और प्रत्याहार या फिर अधिसंज्ञान। तो देखिए आज अपने आप कैसे सीखते हैं, वो खुद से ये चीज़ें पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए कौन सी चीज़ हो जाएगी, मेटा कॉग्निशन। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी चीज़ें समझ में आई हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।